अलाइनमेंट टॉक्स में आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर शीश राम शिवरायन सर, जिनका एचआर कंप्लायंस और वर्कफोर्स पॉलिसीज़ में बहुत गहरा एक्सपीरियंस है। सर के 30 प्लस वर्क एक्सपीरियंस में सर ने इंडियन एयरफोर्स के अलावा कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी अपना योगदान दिया। इसके अलावा मॉडर्न एक्सीलेंस टूल्स लाइक सिक्स सिग्मा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, integrated management system, HSE compliance एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी सर अपना कंट्रीब्यूशन कंपनीज को देते रहते हैं। करंटली सर अपनी खुद की एचआर कंसल्टेंसी बिजनेस स्काउट्स के नाम से जयपुर से ऑपरेट करते हैं। आज हम सर से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो है वुमेन स्पेसिफिक लीगल प्रोविजंस के बारे में है। तो आइए जानते हैं सर से इन सभी प्रोविजंस के बारे में। सर, इंडियन लेबर लॉ के अंदर हमारी वुमेन्स के प्रोटेक्शन के लिए कुछ लॉज शामिल किए गए हैं। आज आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये लॉज क्या है और हमारे वुमेन्स के वर्क प्लेस पे राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे हेल्प करते हैं। थैंक यू आकांक्षा। देखिए, अभी जब से विमेन का पार्टिसिपेशन इंडियन वर्कफोर्स में बढ़ रहा है और पिछले एक दशक में तो यूँ समझिए कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रोविजंस इसके लिए करती आ रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि लीगल फ्रेमवर्क इंडिया का है, तो जैसे आप जानती हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो मदर ऑफ ऑल लॉ है, यानी एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। तो सबसे पहले हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस किए हैं। तो जैसे आप जानती हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें इक्वल प्रोटेक्शन का आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15 में नॉन डिस्क्रिमिनेशन, और उसके बाद में आर्टिकल 21 है जहाँ पे सभी वर्गों को, यानी सभी मेल फीमेल सभी को गवर्नमेंट जॉब्स में और पब्लिक जॉब्स में पार्टिसिपेट करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं सेक्शन 39, आर्टिकल 39 में, तो जहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजंस गवर्नमेंट उनके लिए क्रिएट कर सकती है। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बट ये गाइडिंग प्रिंसिपल है किसी भी सरकार को काम करने के लिए, उससे पे काम करना है। तो चाहे वो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट हो, चाहे पॉस एक्ट हो, चाहे वो मैटरनिटी एक्ट हो, जो विमेन स्पेसिफिक लॉज बने हैं वो उन्हीं से आता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनका प्रोविज़न कहाँ पे किया हुआ है। तो ये सारे प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको वे बैक इन 1947 हमें दिए हैं। और आप सोच सकते हैं कि क्यों, इसीलिए सभी लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव है। यानी आज से 75 साल पहले या 78 साल पहले जो प्रोविजंस वो सोच के गए, वो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगते हैं, बहुत ज़्यादा वैलिड लगते हैं। और उनमें भी वुमेन्स के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस पहले से डिफाइन किए गए हैं। और कुछ एक्ट हैं, जैसे मैं बात करूं मैटरनिटी एक्ट 1976 में ही हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने बना दिया था। तो जो एक है अभी उसमें रिसेंटली एक अमेंडमेंट 2017 में फिर किया गया और उसको और थोड़ा रिलेवेंट टाइम के हिसाब से किया। हिंदुस्तान का जो मैटरनिटी एक्ट है वो 26 वीक का मैटरनिटी लीव का प्रोविज़न करता है महिलाओं के लिए, जो वर्ल्ड के कुछ गिने चुने कंट्रीज़ में ही है। बिल्कुल। तो ये 2017 के बाद की बात है। सर, आपके माध्यम से हम सभी को बताना चाहेंगे कि ये वुमेन्स राइट के लिए जो भी एक्ट है, स्टेप बाय स्टेप हम सभी एक्ट्स को खुलकर उसके बारे में जानकारी लेने की हम आपसे कोशिश करेंगे। सर, जैसे हमारे पास हमारा एक्ट है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। सो इसके अकॉर्डिंग इक्वल पे और इक्वल वर्क प्रिंसिपल को लॉ में हम कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे मैंने बताया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एक प्रोविज़न जो विमेन लॉज के लिए किया गया था, उसके हिसाब से एक ये इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट आया है। ऑफ कोर्स आईएलओ भी इसका प्रोविज़न करता है। तो आईएलओ का जो प्रोविजंस हैं जो इक्वल रेम्यूनरेशन के, रेटिफाई करते हुए गवर्नमेंट ने इसका लॉ बनाया। और इसका मुख्य प्रोविज़न ये है कि आप,
किन्हीं दो वर्गों जिसमें जेंडर इंक्लूड है यानी मेल फीमेल, आप उसमें सेम जॉब के लिए आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उनकी पे बैंड अलग अलग नहीं रख सकते। ओके। मेन प्रोविजन ये है। अब इसमें आप जैसे आप एक उदाहरण के तौर पे ले लें कि कोई एक गारमेंट इंडस्ट्री में एक टेलर है। अब एक टेलर आपने आज रिक्रूट कर रहे हैं क्योंकि वो मेल है और मेल की डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप उसको पे कर रहे हैं कि 15,000 रुपीज़, और वहीं पे एक फीमेल आती है उसको 13,000, वो नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते। हाँ, कई बार इसको मिसकंस्टिट्यूट किया जाता है। वर्क एक्सपीरियंस यानी जॉब तो 10 साल के बाद में टेलर का टेलरिंग का ही रहेगा, यानी जॉब तो सेम है, बट वो 10 साल का जिसका एक्सपीरियंस है उसका और जो फ्रेशर आया है उसकी सैलरीज एक नहीं हो सकती या उसकी वेजेज एक नहीं हो सकती, वो एक डिफरेंट है, बट सेम ग्रेड में आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते। तो ये एक मेजर प्रोविज़न है। दूसरा ये है कि आप में इसको एक प्रोहिबिशन लगाया है कि आप किसी की सैलरी सेम करने के लिए जिसको ज़्यादा दे रहे थे उसकी कम नहीं कर सकते। सपोजिंग आपने किसी अपने मेल काउंटर पार्ट को सैलरी ज़्यादा लगा दी और उसको फीमेल को कम लगाई है, तो अभी आपको कहीं से कंप्लेंट है तो आप उनकी कम नहीं कर सकते बल्कि आपको इनकी बढ़ानी पड़ेगी। ओके। तो ये जो मेजर प्रोविजंस इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट में दिए गए। सर, एम्प्लॉयर्स के बेसिक ऑब्लिगेशन इस एक्ट के बाद उनके ऊपर क्या ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं? देखिए, एक्ट कहीं न कहीं एक तो आपको ये मैसेजिंग करता है कि आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं कर सकते। तो पहली बात तो वो इक्वल एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देने का एक तरीका हो गया, और दूसरा ये है कि आप उसमें फिर पेमेंट के हिसाब से उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आपको उनको सेम पेमेंट देना पड़ेगा। सो ये जो मेजर प्रोविजंस हैं इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के, जिसकी अवेयरनेस नहीं होने की वजह से कई बार आपको लो पे काम करते रहना पड़ता है क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। तो ये वैसे बड़ा उम्दा है, हालांकि ये प्रॉब्लम वर्ल्ड ओवर है, इसमें इंडिया स्पेसिफिक ही नहीं है। कुछ दिन पहले मैं एक किसी MNC कंपनी के CHRO का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था जिसमें उनका ये कहना था कि कुछ कंट्रीज में ये रिवर्स भी है। लाइक उनका कहना था कि फ्रांस में women workers are getting the more salary than the male workers. So it applies both ways. So इसको हम ऐसे ही नहीं देखें, बट इंडिया की प्रॉब्लम या बाकी जो मेजर ऑफ द कंट्रीज की प्रॉब्लम है वो ये है कि फीमेल या दूसरे जेंडर्स के लोग, अभी नाउअडेज ट्रांसजेंडर्स भी इसमें इंक्लूड हो गए हैं, तो उनकी सैलरीज एट पार होनी चाहिए जो उनके मेल काउंटर पार्ट्स। बिल्कुल, तो हमारे इंडियन लॉ ने पूरी व्यवस्था की है कि पार्शलिटी ना हो। बिल्कुल सर, वुमेन्स की मैटरनिटी एक्ट की हम अभी बात कर रहे थे, तो मदर्स के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि जब वो माँ बनती हैं तो उनको वर्क प्लेस पे या तो उन्हें अपना काम छोड़ना पड़ जाता है या उन्हें बच्चों की केयर के लिए हो सकता है लीव्स लेने पड़ जाए। तो इसके लिए हमारे एक्ट में मदर्स के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट और लीव्स के क्या क्या प्रावधान है, वो सर अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। देखिए, मैटरनिटी एक्ट जैसा मैंने बताया काफ़ी टाइम से प्रिवेलिंग है इंडिया में, और बहुत अर्ली ऑन इसके प्रोविजंस कर दिए गए। पहले इसमें 12 वीक्स का प्रोविज़न था मैटरनिटी लीव पे, अभी इसको 2017 में अमेंडमेंट करके इसको 26 वीक्स कर दिया है। और जब हम कहते हैं 26 वीक्स तो ये एक बहुत अच्छा नंबर है, जिसको आप स्प्लिट करके पोस्ट डिलीवरी और प्री डिलीवरी आप दोनों तरफ इसको कवर कर सकते हैं। इसकी जो मेजर प्रोविजंस हैं, एक आपको लीव है, दूसरा एक मेजर इसका प्रोविज़न ये है कि आपको मैटरनिटी लीव के दौरान आपकी सर्विसेज टर्मिनेट नहीं की जा सकती। तो कोई भी फीमेल एम्प्लॉई जब वो मैटरनिटी लीव पे है तो उस ड्यूरेशन में आप उनको किसी भी बहाने से उनकी सर्विसेज टर्मिनेट नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। तो ये दो मेजर प्रोविज़न है। तीसरा जो अभी नया प्रोविज़न जोड़ा है वो क्रेच का प्रोविज़न है।
यानी आपका अगर बिलो 6 इयर्स का बच्चा है जिसको आपको देखभाल करने, आजकल आप जानती हैं न्यूक्लियर फैमिली है, उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं रहा है, तो वो कैसे करे, बच्चे को कहाँ छोड़े। और 6 साल अगर वो जॉब से बाहर रह गई तो वो बाद में उसको करियर में बड़ा एब्सोल्यूट होने के चांसेस एब्सोल्यूट। बढ़े। तो उस केस में ये बड़ा ही अच्छा एक प्रोविज़न है कि जहाँ पे भी फीमेल है, ये 50 एम्प्लॉइज़ पे, अभी तीसरा जो प्रोविज़न किया है वो 50 एम्प्लॉइज़ पे है। पहले फैक्ट्री एक्ट में इसका प्रोविज़न था वो 30 विमेन पे था, अभी इसको 50 एम्प्लॉइज़ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल उन्होंने कर दिया है। तो ये ऑब्लिगेशन हर उस ऑर्गेनाइजेशन पे है, चाहे वो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का ऑफिस हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, कि आपको 50 एम्प्लॉइज़ होते हैं तो आपको क्रेच का प्रोविज़न करना पड़ेगा जब भी आपके यहाँ से कोई फीमेल वर्कर डिमांड करेगी। तो क्रेच के लिए भी कुछ स्पेशल उन्होंने रूल्स बनाए हैं कि वो कहाँ हो सकता है, दैट कैन बी आउटसोर्स या आप खुद भी मैनेज कर सकते हैं। बट उसके अपने रूल रेगुलेशंस हैं कि वो किस तरीके से होना चाहिए, प्रोडक्शन एरिया में नहीं हो, उसमें क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, कौन वहाँ टेक केयर करेगा, वॉशरूम की, वो सारे प्रोविजंस उन्होंने उसमें स्पेल आउट किए हुए हैं। तो काफी अगर ब्रेस्ट फीडिंग है मदर तो उनको 4 टाइम्स ब्रेस्ट फीडिंग के लिए वो स्क्रैच को विजिट करने का भी इसके अंदर अधिकार है, वो फीमेल को अलाउ करना पड़ेगा। सो काफ़ी हमारे एक्ट ने काफ़ी सुविधा हमारी वुमेन्स के लिए की हुई है। और जैसे क्रैच वाली जो सुविधा है ये काफ़ी हेल्पफुल हो गई उसके बाद से, जब से, क्योंकि एक हम भी हमारी फीमेल फ्रेंड्स में जब हम बात करते हैं कि मेरे ऑफिस में क्रैच की फैसिलिटी है, उन्हें बड़ा ही कंफर्ट फील होता है कि अच्छा मुझे मेरा जॉब नहीं छोड़ना पड़ा। जॉब नहीं छोड़ना पड़ता। और क्रेच मान लीजिए आप प्राइवेट क्रेच में कहीं सुविधाएं ले भी रही हैं, तो ये बड़ा इमोशनल इश्यू है फीमेल के लिए कि 10 घंटे या 9 घंटे बच्चे को कहीं दूर रखना, वो भी इतने छोटे बच्चे को। तो अगर वो दिन में एक बार भी 2 बार भी अपनी फैक्ट्री प्रमाइसेस में या ऑफिस प्रमाइसेस में बच्चे से मिल पाती है तो उसके लिए बड़ा ईजी हो जाता है। और कुछ आजकल जैसे सोशल मीडिया पे एडवाइस, हाउ दे ट्रीट बच्चों को प्राइवेट क्रेच में, तो वो हजारों में एक इश्यू एक बार होता होगा, लेकिन वो इम्पैक्ट सब पे आता है। हर किसी को ये फियर आ जाता है कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा, तो वो चीज़ों से वो बाहर आ पाती है। तो इन ए वे वो बहुत अच्छा प्रोविज़न है अगर कर पाएँ। और मेरा सजेशन है कि जैसे क्लस्टर्स हैं, जैसे राजस्थान में रिको के बहुत सारे हैं, ऐसे ही MIDC और दूसरे स्टेट के GIDC, उनके इंडस्ट्रियल एरिया हैं, इनको कॉमन फैसिलिटी के तौर पे इस तरह के क्रेच डेवलप करने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर फैक्ट्री अपना बनाए, बट एक कॉमन आसपास के अप्रोचेबल एरिया में कॉमन बने। तो इसमें गवर्नमेंट भी इसको पार्ट ऑफ अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ले सकती है कि वहाँ क्रेच की सुविधाएं हों, जिससे कि इंडस्ट्री पे भी बर्डन ज़्यादा नहीं हो, इंडिविजुअल उन पे भी ज़्यादा नहीं हो, सबको सुविधाएं मिल जाए। सर, अडॉप्शन और कमीशनिंग वुमेन के लिए भी एक्ट में कोई प्रोविजंस हैं? हाँ, 2017 में इन्होंने जो मदर की जो डेफिनेशन है जो वुमेन में किया, उसमें इंक्लूड कर दिया है कि आप, अगर वो ज़रूरी नहीं है कि वो बायोलॉजिकल मदर हो, उसने बच्चे को अडॉप्ट किया है या कमीशनिंग यानी वो सरोगेसी के थ्रू, तो वो भी वो मदर मानी जाएगी और उसको भी लीव का प्रोविज़न एक्सटेंड किया है। हालांकि उसमें लीव का ड्यूरेशन है वो जो प्री डिलीवरी वाला पीरियड कम करके रिमेनिंग 12 वीक्स का प्रोविज़न उनके तो लिए उनको 12 वीक्स का लीव उन लोगों को 12 वीक्स है। और ये जो 26 वीक्स है ये फर्स्ट 2 चाइल्ड के लिए है, थर्ड चाइल्ड से वो भी 12 वीक्स है, वो भी 12 वीक्स 12 वीक्स है। सर, हमारे एक्ट में चाइल्ड केयर लीव के लिए भी कोई प्रोविजंस है? हाँ, ये देखिए कॉर्पोरेट इंडस्ट्री साइड में तो मैंने नहीं कहीं ऑब्जर्व किया है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये प्रोविज़न किया है। जैसे अगर आप हम राजस्थान में बैठे हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट में भी ये प्रोविज़न है कि चाइल्ड केयर लीव 2 ईयर्स का, यानी जब तक आपके बच्चे 18 साल की एज अटेन नहीं कर लेते हैं, तो एनी टाइम ए वर्किंग वुमेन कैन टेक 2 ईयर्स ऑफ चाइल्ड केयर लीव। ओके।
सो वो बहुत एक अच्छा प्रोविज़न है कि बच्चे का मान लीजिए स्पेशली हम इंडियन पेरेंट्स 10th 12th में बच्चों के करियर को लेके बहुत ही कंसर्न रहते हैं, तो उस टाइम इसीलिए वो 18 साल का पीरियड रखा है। या आपको बच्चे को और कोई प्रॉब्लम है तो आपको एक बड़ी हेल्प हो जाती है कि 2 इयर्स की आप चाइल्ड केयर लीव एनी ले टाइम आप उसको टुकड़ों में या एक साथ एट ए स्ट्रेच आप ले हाँ, सकते बच्चों हैं। के एग्जाम्स के बीच में मदर्स को बड़ा कंसर्न हाँ, होता बड़ा है। कंसर्न होता है, तो सपोज़िंग वो हर साल 1-1 महीने की वो छुट्टियाँ लेना चाहें तो वो तो वो किसी भी ले तरीके सकते से ले सकते हैं। बहुत तो अच्छे ये एक बहुत अच्छा प्रोविज़न है वर्किंग वुमेन्स के लिए। सर एसएमईज और हाँ। प्राइवेट सेक्टर में चाइल्ड केयर मैटरनिटीज और इन सब को लेकर प्रैक्टिकली आपको क्या लगता है किस तरह से उन्हें एक्ट करना चाहिए? देखिए, पहले तो इस पे कोई बहुत ज़्यादा लॉ तो मैंने जैसे बताया बहुत पुराना है, बट बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी हम्म, और इवन पार्टिसिपेशन भी वुमेन पार्टिसिपेशन भी कम था, इसलिए वो रिक्वायरमेंट नहीं आया। हम्म, बट अब स्लोली जब न्यू एज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आईटी की या यू नो बीपीओज केपीओज इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं हम्म, और वहाँ पे थोड़ा सा अवेयर विमेन जब जॉब मार्केट में आई हैं तब से इसकी अवेयरनेस भी बढ़ी है। हम्म, और साथ में 2017 का जो अमेंडमेंट आया है उसके बाद में हम्म, ये 26 वीक्स की वजह से लुक्रेटिव भी काफ़ी हो गया है क्योंकि ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का आपको पेड लीव मिल जाती है। हम्म, तो दोनों चीज़ें हो रही हैं। अवेयरनेस जब क्लेमेंट्स में आई तो अवेयरनेस एम्प्लॉयर साइड में भी आई बिल्कुल और इसके प्रोविज़न है। लिटिल बिट ऑफ हेजिटेशन क्योंकि 26 वीक्स काफ़ी अच्छा होता है और एक एसएमई के लिए बड़ा थोड़ा मैनेज करना भी मुश्किल होता है। हम्म, एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं कहूँ कि भाई आपके पास एक अकाउंट्स मैनेजर है, वो फीमेल है। हम्म, अब वो मैटरनिटी के चलते 26 वीक्स की लीव पे जा रही है, हो सकता है उसको आगे पीछे और फ्रिक्वेंट लीव लेनी पड़ रही है बच्चे के लिए या प्री डिलीवरी हम्म, सम टेस्टिंग और अदर थिंग्स हम्म, के लिए। तो अब उनको ये नहीं होगा कि अकाउंट्स मैनेजर के बिना काम चल जाए। हम्म, तो ये ऑर्गेनाइजेशन की साइड है कि हम्म, उनको वो पोजीशन ऐसी है कि वहाँ पे कॉन्स्टेंटली आदमी चाहिए। हम्म, अब इंडिया का जॉब मार्केट है वो इतना पार्ट टाइमर्स के लिए मैच्योर नहीं हुआ है। हम्म, यानी आप चाहो कि 6 महीने के लिए अकाउंट्स मैनेजर आपको मिल जाए वो पॉसिबल नहीं है। हम्म, तो ये कुछ ट्रिकी सिचुएशंस हैं हम्म, जहाँ पे है तो उसमें ले के फिर यही होता है कि वो जो फीमेल जो क्लेम कर रही है उसको भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ती है हम्म, कि भाई ठीक है मैं कुछ चीज़ें रिमोट से कर लूँगी, जब मैं आ सकती हूँ तो मैं बीच में 1 घंटे आ जाऊँगी हाँ, या 5 दिन में या 2 दिन में मैं आके गाइड कर दूँगी। हम्म, लाइकवाइज हम्म, चीज़ें मैनेज करते हैं की पोजीशंस में। हाँ, तो इस सिचुएशन में मल्टीपल हाँ, पोजीशंस में कोई है हम्म, तब कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है, नहीं, ठीक है एक एम्प्लॉई नहीं आई कोई बात हम्म, नहीं है। हम्म, बट जो की पोजीशंस हैं उनमें एसएमई थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है कि इसको कैसे मैनेज करें। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम्म, मल्टीपल पोजीशंस होती है। हाँ, बट थोड़ा सा अगर एम्पैथेटिकली देखा जाए तो अगर बोथ साइड से इसको कोशिश की जाए तो वर्क फ्रॉम होम और हाँ, इस तरह उसको से मैनेज किया जा सकता है किया और जा करना सकता भी चाहिए करना मतलब क्योंकि अल्टीमेटली आप जो एम्प्लॉई और ऑर्गेनाइजेशन जब आप एज ए फैमिली काम कर रहे हो तो कर आपको दोनों का ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लॉ बना हुआ है तो आप अपनी पोजीशन आप समझते हो। फीमेल हाँ जो है वो समझती है कि हाँ कितना क्रिटिकल है हम्म, और वो ये भी समझती होगी कि 5 महीने के लिए या 6 महीने के लिए रिप्लेसमेंट कोई आएगा वो भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस तरह की पोजीशंस बहुत हैं। पार्ट टाइमर्स आपको हर पोजीशन के लिए मिल मिल जाते जाते हैं हैं, फ्लेक्सी वर्किंग। हो सकता है आने वाले 5-10 साल में इंडिया में भी ये चीज़ें आ शुरू जाएँ बट शुरू हो जाएँ बट हम्म, फिलहाल के लिए एक थोड़ा स्ट्रगल इस पोजीशन पे बना हुआ है। बना हुआ है। सर आपने पॉश एक्ट के बारे में अभी बात की थी इसमें क्या प्रोविजंस हमारे लॉ के अंदर दिए गए हैं वुमेन्स के लिए? पॉस एक्ट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 में पास हुआ है। हालांकि इसके प्रीकर्सर पहले विसाखा गाइडलाइंस थी सुप्रीम कोर्ट की हम्म, और विसाखा गाइडलाइंस डिफाइन करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इस पे लॉ लेके आए। हालांकि उसमें 10-12 साल आते आते टाइम लग गया बट
सुप्रीम कोर्ट उस टाइम पे भी काफ़ी स्ट्रिक्ट था उसमें, उन्होंने उनकी कंप्लाइंसेस के लिए। सो ब्रॉडली आप मान सकती हैं कि 2002-3 से विसाखा गाइडलाइंस के प्रोविजंस है, सेम प्रोविजंस को पोस एक्ट में शामिल कर लिया गया है। पोस एक्ट में मेन प्रोविजंस जो हैं, जो वर्क प्लेस पे जो विमेन की सेफ्टी से रिलेटेड है, उनका सेक्सुअल हरासमेंट, उनको अब्यूज, फिजिकल अब्यूज़, जो सारी चीज़ें हैं उनके अगेंस्ट में उसने बाकायदा उन चीज़ों को डिफ़ाइन किया गया है कि क्या क्या चीज़ें सेक्सुअल हरासमेंट को कंस्टिट्यूट करती हैं, किस तरह के जो एक्ट्स हैं या ओमिशंस हैं वो सारे उसमें डिफ़ाइन किए गए हैं। दूसरा, उसमें डिफ़ाइन करने के बाद में उनका एक रिड्रेसल प्रोसीजर वहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है कि वुमेन जो इसमें एग्रीव्ड है वो क्या कर सकती है, कैसे। अब उन चीज़ों को उनका एक कंप्लेंट सिस्टम वहाँ पे डिफ़ाइन है, और उसके बाद में एक कमेटी का प्रोविज़न वहाँ पे दिया गया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे उनको एक IC कमेटी उसको बोलते हैं, इंटरनल कमेटी, वो उसको प्रोविज़न करना है। जो द कमेटी विल बी हेडेड बाय द सीनियर मोस्ट फीमेल इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें एक एक्सटर्नल मेंबर होगा जो इन चीज़ों का जानकार हो। प्लस जितने भी मेंबर होंगे वो 50 या 50% से ज़्यादा फीमेल हो। अच्छा। तो इस तरह का एक रिप्रेजेंटेशन वाली एक IC कमेटी होगी जो उसकी इंक्वायरी करेगी, जो भी फॉर्मल कंप्लेंट आएगी, और इसमें बाकायदा वो इंक्वायरी प्रोसीजर और वो सारी चीज़ें डिफ़ाइन है। तो बहुत अच्छा एलोबरेट लॉ बना हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफ़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाई है, और डेली केसेस इस लेवल पे आ रहे हैं, उनमें लॉ डे बाय डे बाकी इवॉल्व हो रहा है। लाइक जैसे अभी कोविड के बाद में रिमोट वर्किंग काफ़ी हो गया है, तो रिमोट वर्किंग में इसमें वर्क प्लेस में इंक्लूड करना, वो सारे प्रोविजंस अभी आ गए हैं। कोर्ट ने अपनी रूलिंग्स में बता दिया है कि जो भी कंपनी के काम से कर रहा है, इवन इंक्लूडिंग आपका ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप कंपनी प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल कर रहे हैं तो वो भी वर्क प्लेस के डेफिनेशन में शामिल होगा। इवन कंपनी एम्प्लॉई अपने जॉब के चलते दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन विजिट करता है या वर्क प्लेस विजिट करता है, या वहाँ का एम्प्लॉई कोई विजिट करता है और कोई वाक़या होता है, तो वो सब भी धीरे धीरे इसके डेफिनेशन में इंक्लूड होते जा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा सेफ वर्क एनवायरनमेंट फीमेल के लिए क्रिएट करने के लिए ये बहुत अच्छा लॉ आया है, और जिस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है। सर, ये बहुत अच्छा आपने बताया कि 10 अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं तो वहाँ पर IC कमेटी होना मैंडेटरी है। ये वर्कर्स कंपनी के ऑन रोल या ऑफ रोल किसी भी कैटेगरी में हो सकते हैं? हाँ, आपका 10 एम्प्लॉयज़ मतलब मिनिमम एप्लीकेबिलिटी है। 10 से नीचे इनफैक्ट सभी लॉ में कहीं न कहीं एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट दी जाती है, चाहे वो PF हो, ESI हो, जिससे कि छोटा बिजनेस हो उसको वो इन सब में उलझ के नहीं रह जाए। इसलिए एक सब्सटेंशियल लेवल पे आने के बाद में ओके दे कैन बी अपग्रेडेड टू, तो उनको ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स लागू हो जाते हैं। तो इस वैसे ही इसके केस में भी मल्टीपल ऑफिसेज भी हैं, तो आपको हर एक लोकेशन पे जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा लोग हैं आपको कमेटी का करना होगा, और नॉट ओनली कमेटी बनानी होगी, दैट शुड बी डिस्प्लेड, यानी कौन लोग हैं। तो वहाँ पे जो फीमेल वर्कर्स काम करने वाली है उनको पता होना चाहिए कि वो उनके साथ में कोई ऐसी बात होती है तो वो कहाँ जाके और किसको शिकायत कर सकती है, किसको शिकायत करें, यानी वो बोर्ड पे वो नाम और वो उन लोगों के डिस्प्ले होने चाहिए। और एम्प्लॉयर्स के लिए कोई इसके लिए बाउंडेशन है कि उन्हें कोई रिपोर्ट सबमिट करनी है IC कमेटी की, और ऐसा कोई कंप्लायंस उनको फॉलो करना है? इसमें आप ये भी कह सकती हैं कि भाई 10 से नीचे हैं तो ये बात हादसे तो वहाँ पे भी हो सकता है, कुछ इस तरह की वारदात तो वहाँ पे भी है, तो उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी बोलते हैं उसको, लोकल कमेटी। लोकल कमेटी का प्रोविज़न है जो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में होगी, और वहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हो। अभी इसमें एक तीसरा प्रोविज़न गवर्नमेंट ने और कर दिया है, दे कॉल इट ए C बॉक्स, आई मीन सेक्सुअल हरासमेंट फाइलिंग है, यानी आप उसको कंपनी रजिस्टर्ड होगी वहाँ पे, और वहाँ जाके भी आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकते हो। तो कोई अवेयर फीमेल हैं जो
अपनी कंप्लेंट वहाँ यहाँ वहाँ देने के बजाय वो उस रूट से भी इसकी कंप्लेंट दे दर्ज सकते कर सकती है। जैसा अब आप पूछ रही हैं कि एम्प्लॉयर के कोई बाउंडेशन है या उनको है, देखिए आईसी कमेटी हेड को वो एक तरीके का अपॉइंटमेंट है और उनकी ये जिम्मेवारी है कि वो एक एनुअल रिटर्न बनेंगे। ओके कैलेंडर ईयर के बाद में आपको नेक्स्ट 30 डेज में एक रिटर्न फाइल करनी होती है, जिसकी एक कॉपी एम्प्लॉयर को जाएगी और एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जो एलसी कमेटी को हेड कर रहे हैं वहाँ पे जाएगी। अच्छा तो वो आपको रिपोर्ट देनी है, उसमें आपने पूरे साल में पोस्ट से रिलेटेड क्या क्या हुआ, जिसमें आपको अवेयरनेस सेशंस करने हैं। हर क्वार्टर में अगर कोई कंप्लेंट है या नहीं है, आपको मीटिंग्स आईसी कमेटी की 4 मीटिंग करनी है और कोई केस आपके पास पेंडिंग है, पेंडेंसी है, तो वो सारी डिटेल्स उसमें दे के आपको वो रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो ये एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। ये उसी तरह सर जैसे ईएसआई पीएफ जिस तरह से कंप्लाइंस को कंपनीज प्रॉपर फॉलो करती है, आईसी के रूल्स को भी उन्हें वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा चाहिए। और उसको आपको एक रिटर्न के फॉर्म में आपको वहाँ पे दिखाना है और प्रिजर्व करना है कि आपने। सर अब हम बात करते हैं फैक्ट्री और शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की। ये इसमें क्या प्रावधान है और वुमेन्स के लिए जैसे नाइट शिफ्ट्स में वर्क करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ये एक्ट वहाँ हमारी वुमेन्स की कैसे हेल्प करता है? हाँ, इसको आप यूँ देखें, ये एक्ट पहले डी बार करते थे, नाइट में विमेन को काम करने से मना करते थे। अच्छा। या काम करवाने से मना करते थे। अभी मद्रास हाई कोर्ट का एक इस पे फैसला आया और जिसको आगे अपील में नहीं गया तो वो अभी तक फाइनल है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ये प्रोविज़न अल्ट्रा वायरस है, यानी वो असंवैधानिक है। अच्छा। आपको इसको नहीं कर सकते। इंस्टेड उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी कि आपको नाइट में विमेन को अलाउ करना चाहिए और साथ में ही उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी कि ये प्रोविजंस आपको करने हैं। तो अभी उसके बाद में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तो खैर उसको माना ही माना, बाकी भी सभी स्टेट गवर्नमेंट्स उसको धीरे धीरे फॉलो कर रही हैं और करीब करीब सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसको अलाउ कर दिया है। अभी आप नाइट शिफ्ट में, चाहे वो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में रजिस्टर्ड हो, चाहे आप फैक्ट्रीज एक्ट में हो, आप विमेन को नाइट शिफ्ट में काम करवा सकते हैं, बट कुछ प्रोविजंस के साथ। प्रोविजंस ये हैं कि आपको अगर नाइट में उनको शिफ्ट चेंज हो रही है या उनको जाना है तो आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्लस वो अकेली वुमेन नहीं होगी, वर्क प्लेस पे देयर विल बी मल्टीपल फीमेल अवेलेबल इन द नाइट शिफ्ट। प्लस उनके वाशरूम वगैरह और उनका रेस्ट रूम्स वगैरह का प्रोविज़न होना चाहिए, रेस्ट रूम्स को अंदर से लॉक कर सकें, इस तरह का प्रोविज़न होना चाहिए। प्लस जो कॉरिडोर्स और वगैरह जहाँ रेगुलर वो काम कर रही है वो वेल लिट होने, यानी लाइटिंग का प्रॉपर प्रोविज़न होना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोविज़न्स उन्होंने उसमें दिए हुए हैं। तो ये एक रिसेंट डेवलपमेंट है और राजस्थान गवर्नमेंट की, अगर हम राजस्थान में बैठे हैं बात करें, तो अभी पिछले साल ही इसका एक अलग से नोटिफिकेशन आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आपको प्री परमिशन फैक्ट्री एंड बॉयलर्स डिपार्टमेंट से लेनी पड़ेगी। आप ऑनलाइन ले सकते हैं, आपको उन फीमेल को जिनको आप नाइट शिफ्ट में बुला रहे हैं उनका एक परमिशन दे के वहाँ से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ओके। बट अब वुमेन्स के लिए सेफ ये है कि वो प्रॉपर रिकॉर्ड होगा और वो नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रोविज़न और जोड़ा है, वो है ये कि वुमेन की सहमति ज़रूरी है, यानी उनके कंसेंट लेना ज़रूरी है। ओके। आप उनकी मर्जी के खिलाफ उनको नाइट शिफ्ट में काम नहीं करवा सकते। तो ये सेम प्रोविजंस ये शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में है और यही प्रोविजंस आपके इस दूसरे फैक्ट्रीज, अगर वुमेन्स चाहे तो वो नाइट शिफ्ट के लिए अग्री करती हैं तो वो काम कर सकती है। सर इन जो हमने एक्ट्स के बारे में बात की, इसके अलावा भी वुमेन्स के लिए कंपनीज एक्ट में कुछ और प्रोविजंस हैं? हाँ, आपने सही याद दिलाया। 2013 में एक कंपनीज एक्ट में मेजर चेंजेस हुए थे जिसमें पार्टिसिपेशन, विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए डायरेक्टर
लेवल में उन्होंने एक जो लिस्टेड कंपनी है प्लस जिनका टर्नओवर 300 करोड़ से ज़्यादा है या पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ऊपर है, उन कंपनीज को ये मैंडेट किया है कि वो एक वीमेन डायरेक्टर रखें, अपने बोर्ड में शामिल करें, जिससे क्या है कि जो टॉप लीडरशिप है उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन आने से नीचे भी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा वर्कफोर्स इसमें आएगी। तो ये एक 2013 का जो नया अमेंडमेंट आया था उसमें ये प्रोविज़न किया गया है। काफ़ी अच्छा अमेंडमेंट है, इससे वुमेन्स को डायरेक्टर लेवल पे आने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। डायरेक्टर लेवल में आने में मिलेगी और एक सीनियर वुमेन को देख के पीछे की जो है वो वर्कफोर्स है, वुमेन वर्कफोर्स है, उनको एक करियर पाथ दिखाई देगा और वो उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, मोटिवेशन मिलेगा। जैसे मैन वुमेन के लिए तो हमने बात की, ट्रांसजेंडर्स के लिए भी हमारे एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं? हाँ, आकांक्षा इसमें जैसे हमने पहले बात करी कि जो स्पेशल ग्रुप्स हैं उनके लिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो गवर्नमेंट्स को मैंडेट करते हैं कि आप इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो भी प्रोविजंस हैं स्पेशल एक्ट बना सकते हैं, कुछ अफर्मेटिव एक्शंस लाइक रिजर्वेशन वगैरह कर सकते हैं। तो इसी के चलते 2019 में ट्रांसजेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट करके एक नया एक्ट आया है, जिसमें अभी तक जेंडर के जो भी किसी भी फॉर्म में, किसी भी सरकारी फॉर्म में मेल फीमेल देखते थे, अभी आप एक तीसरा कॉलम भी देखती होंगी ट्रांसजेंडर्स का। बिल्कुल। तो ये एक प्रोविज़न है और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते उनके अगेंस्ट में, और उनके राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट लेके आए हैं जो काफ़ी अभी प्रोग्रेसिव है और उन लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल है जो इस कैटेगरी में अपने आप को फॉल करते हैं। सर, वुमेन्स के लिए और कोई लॉ ऐसे हैं जो पाइपलाइन में हैं अभी और वो उनके लिए इम्पोर्टेंट वैल्यू रखते हैं? ऐसे लॉ तो अभी मेरी जानकारी में नहीं है कि गवर्नमेंट के लेवल पे कुछ जिस पे काम चल रहा हो, बट डाइवर्सिटी और इंक्लूजन में बहुत काम हो रहा है। उसके अलावा जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी फैक्ट्रीज एक्ट में जो नाइट शिफ्ट का जो रिसेंट डेवलपमेंट था, उसमें जैसे ये बहुत चलता है कि मैं फीमेल वर्कर्स की डिमांड भी रहती है कि भाई उनका जो मेंस्ट्रुअल लीव है वो उसका प्रोविज़न किया जाना चाहिए, बट थोड़े से एम्प्लॉयर्स बैकफुट पे हैं क्योंकि वो बड़ा रेकरिंग और एक बड़ा डिसीजन है कि हर साल की 12 से 15 लीव मान लो वो उस प्रोविज़न में जाती है। बट जैसे फैक्ट्री एक्ट में नाइट शिफ्ट में इसको गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया है कि कोई मेंस्ट्रुअल लीव के लिए अप्लाई करती है तो वो पेड लीव मानी जाएगी। तो लाइकवाइज ये शुरुआत कहीं हो गई है कि आपको इसके अंदर मेंस्ट्रुअल लीव्स का बेनिफिट आपको मिल सकता है। सर, अगर हमारी कम्युनिकेशन को हम अगर सारांश में देखें तो वुमेन वर्कफोर्स को ध्यान में रखकर जो भी लॉज हैं, एक एम्प्लॉयर को उन किन लॉज को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, कोई भी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है वो दो तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है, या तो वो फैक्ट्रीज में है या फिर वो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में है। आप वर्क प्लेस में जब एक सब्सटेंशियल नंबर, एक बार के लिए हम 10 नंबर पकड़ लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लेबर लॉज में 10 इज़ द नंबर जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, बहुत सारे लॉज आपको वहीं से स्टार्ट होते हैं। तो अगर हम विमेन स्पेसिफिक, चाहे मैं अभी यहाँ पे दोनों की बात कर रहा हूँ कि आप चाहे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में इनरोल्ड हैं या रजिस्टर्ड हैं और या आप फैक्ट्रीज एक्ट में हैं, तो जो ही आप इन नंबर से, और फीमेल की बात है, एक सबसे पहला आप ये इंश्योर करें, अगर आप एक आइडियल एम्प्लॉयर अपने आप को बनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपके यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो मेल है, फीमेल है, एज का है, रिलीजन का है, यानी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपके ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं हो। आप उसको इंश्योर करें पब्लिकली, वो आपके वैल्यू स्लोगन्स में होना चाहिए कि आपके यहाँ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, और आप उसको ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करें।
उससे क्या होगा कि आपका जो डाइवर्सिटी है, यानी आपका एक अच्छा मिक्स होगा। आपके यहाँ हो सकता है ट्रांसजेंडर्स भी काम करें, आपके यहाँ डिसेबल्ड लोग भी काम करें, आपके यहाँ एबल लोग भी काम करें। तो एक मिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आजकल ये स्टडीज बताती हैं कि उसकी प्रोडक्टिविटी एक मोनोटोनस ग्रुप में से ज़्यादा अच्छी रहती है। अच्छी रहती तो ये एक पहला प्रिंसिपल आपका होना चाहिए। अब आते हैं कि अगर आपने फीमेल वर्कर्स आपके यहाँ हैं, चाहे वो वर्कर कैटेगरी में है, चाहे स्टाफ लेवल्स में है या सीनियर लेवल में है, तो उनको एक कंडीसिव वर्क इन्वायरमेंट आप प्रोवाइड करें। उनके जो स्पेसिफिक डिमांड्स हैं, चाहे वो रेस्ट रूम से लेके, वाशरूम से लेके, वर्किंग आवर्स से लेके, क्रेच की फैसिलिटी हो, या उनके वो सारी चीज़ों के लिए आप उनके जो रेगुलेशंस हैं, चाहे आपका पोस्ट कमेटी यानी आईसी कमेटी आपको बनानी है, कंस्टिट्यूट करनी है, उनको इंडक्शन में वो अश्योरेंस देनी है कि ये ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए खड़ी है। तो वो चीज़ें उनको डे वन पे जब वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करती हैं तो आपको बताना चाहिए कि ये मैटरनिटी बेनिफिट्स आपके अवेलेबल हैं, ये पोस्ट कमेटी के प्रोविजंस हैं, जो आपको कोई तकलीफ होने पे यू नीड नॉट टू होल्ड बैक, आप आके आप ये चीज़ों को बता सकती हैं, और उस पर एक अश्योरेंस रहेगी मैनेजमेंट की कि आपको एक इक्वल जस्टिस उस पर मिलेगा। तो ये मेजर प्रोविजंस हैं। इक्वल रेमुनरेशन, ऑफ कोर्स जैसे हमने कह दिया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, तो आपको पे पैरिटी भी रखनी है, यानी जिस फीमेल एम्प्लॉय मेल एम्प्लॉय को दे रहे हैं आप वो पे स्केल्स आप फीमेल को भी देंगे या ट्रांसजेंडर्स को भी देंगे। तो ये मेजरली जो 3 या 4 प्रोविजंस हैं। बाकी आपके कंपनीज एक्ट के हैं, आपको अगर बोर्ड में कोई फीमेल डायरेक्टर नहीं है, वो 100 करोड़ के पेड अप कैपिटल पे आपको करते हैं, मेरा सजेशन ये है कि आप अभी से क्यों नहीं करते। बिल्कुल। तो उस एक सीनियर लेवल में फीमेल होने से बाकी फीमेल को बड़ी एश्योरेंस रहती है, वो अपनी बात ठीक से कह पाती हैं या पहुंचा पाती हैं, तो कुछ इश्यूज हैं तो वो इजीली हैंडल हो जाएगा। तो ओवरऑल हम समाज का ही पार्ट एक टुकड़ा है, तो हमें वो जैसे समाज चलता है उसी तरीके से हमें सभी वर्गों को साथ लेके चलने हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ग्रो करेगी। या तो हमारे गवर्नमेंट ने हमारे कंप्लाइंसेस के थ्रू एम्प्लॉयज़ में मेन और वुमेन के लिए कोई पार्शलिटी नहीं रखी है, बल्कि हमारी वुमेन वर्कफोर्स को सामने लाने के लिए हमारे कंप्लाइंस के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रावधान जो हमने आज सर के साथ डिस्कस किए गए हैं। श्री श्याम शिव रायन सर के साथ ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, जिसमें इन्होंने बताया कि हमारी वुमेन वर्कफोर्स जो कि हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, के लिए हमारे गवर्नमेंट ने हमारे कंप्लायंसेस में क्या क्या एक्ट और प्रोविजंस दिए गए हैं, जो कि एक हमारी वुमेन्स के लिए एक सेफ वर्क कल्चर बनाने में हेल्प करता है। ये डिस्कशंस एचआर्स और बिजनेस ओनर्स के लिए एक आई ओपनर है। तो कंप्लायंस सिर्फ पॉलिसी डॉक्यूमेंट का नाम नहीं है, ये हमें फॉलो भी करने चाहिए, क्योंकि सेफ और इक्वल वर्क प्लेस सिर्फ पॉलिसी से नहीं, कंप्लायंस को फॉलो करने से बनते हैं। दोस्तों, ये एपिसोड आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अलाइनमेंट टॉक्स को फॉलो कीजिए। मैं हूँ आकांक्षा नामा, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे अलाइन।